नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज का चैप्टर है पर्यावरण अध्ययन का, और चैप्टर का नाम होगा आपका शरीर के बाह्य अंगों की साफ सफाई। क्योंकि आपके लिए जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें कुछ बायोलॉजी के चैप्टर भी हैं साथियों। छोटे छोटे सामान्य से टॉपिक हैं, बस उनको आपको पढ़ना है और अपनी कॉपी में नोट्स बनाना है। ये नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों, खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन से। आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है। और अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर की। शरीर के बाह्य अंग कौन कौन से हैं, उनकी साफ सफाई किस तरीके से रखी जानी चाहिए। बस छोटा सा टॉपिक है आपका और ये पढ़ना है आपको। शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं और रीट की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना भाई बहनों, ठीक है ना। चलिए, अपने शरीर की देखभाल ये टॉपिक था, और टॉपिक है हमारा ये इंटरनल टॉपिक है कि शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई किस तरीके से की जाएगी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अतः शरीर के बाहरी अंगों की साफ सफाई अति आवश्यक है। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और सिंपल भी बहुत है, सीधा है, सब लोग जानते भी होंगे इसको, लेकिन पढ़ाना बहुत ज़रूरी है अगर सिलेबस में है तो। अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई आवश्यक है। शरीर के बाहरी अंगों में त्वचा, आँख, नाक, कान, बाल, नाखून और जननांग, ये सभी हमारे बाहरी अंगों के अंदर आते हैं। और सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं त्वचा की, यानी स्किन। स्किन जो है शरीर का सबसे लंबा बाहरी अंग है, सबसे बाहरी भी अंग है और सबसे बड़ा अंग भी है। और इस स्किन को क्या कहते हैं साथियों? एपिडर्मिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एपिडर्मिस त्वचा का नाम है। शरीर की सूक्ष्म जीवों जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ से सुरक्षा कौन करती है? हमारी त्वचा करती है। इसलिए त्वचा को प्रथम सुरक्षा पंक्ति भी कहा जाता है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। याद रखना, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं स्किन में होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो त्वचा के रोग कौन कौन से हैं, सुनिएगा आप लोग। त्वचा में सूक्ष्म जीव संक्रमण से यह त्वचा संक्रमित हो जाती है और इसमें रोग हो जाते हैं त्वचा रोग, जिनको हम चर्म रोग भी कहते हैं। जैसे एलर्जी, एलर्जी भी त्वचा में होती है। कुछ बाहरी पदार्थों के प्रति त्वचा का अति संवेदनशील होकर के लाल होना क्या कहलाता है? एलर्जी कहलाता है। और एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? एलर्जक कहलाते हैं। जिसमें धूप है, सर्दी, परागकण, ये सभी क्या हैं? एलर्जक पदार्थ हैं। उसके बाद है कुष्ठ रोग, यानी कोढ़ का जो रोग है वो भी त्वचा में होता है। और यह किससे होता है साथियों? जो कुष्ठ रोग है उसको हैंसन रोग भी कहते हैं, और ये माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रे नामक जीवाणु से होता है। तो देखो कौन सा रोग किसकी वजह से होता है, किस जीवाणु से होता है, किस विषाणु से होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न यही पूछा गया था, ठीक है ना। और इस बार जो पूछा गया था वो पूछा गया था साथियों कि जो कुत्ते के काटने से जो रोग होता है रेबीज, वो रेबीज कौन से वायरस यानी विषाणु है, जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है? प्रोटोजोआ से। तो जो हमारा रेबीज रोग है ना, वो साथियों किससे होता है? एक विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से। और ये इस बार पूछा गया था रीट के अंदर, समझ में आ गया। उसके बाद है अगला चर्म रोग दाद। दाद यानी रिंग से पड़ जाते हैं हमारी चर्म उस पर, त्वचा पर। यह रोग ट्राइकोफाइटोन तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होता है। ये दो कवक आपको याद रखने हैं, एक तो माइक्रोस्पोरम और दूसरा है ट्राइकोफाइटोन। ये क्या होते हैं? इससे दाद हो जाते हैं। उसके बाद है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स यानी छोटी माता जिसको हम बोलते हैं। यह रोग बेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से होता है। किससे होता है? बेरिसेला नामक वायरस है, बेरिसेला जोस्टर, उससे होता है चिकन पॉक्स। उसके बाद है चेचक। यह बेरिसेला हर्पिज नामक वायरस से होता है। देखो दोनों अलग अलग हैं, चिकन पॉक्स अलग है और चेचक अलग है, दोनों के वायरस भी अलग हैं। चिकन पॉक्स होता है वर्सेला जोस्टर से, जबकि चेचक होता है वर्सेला हर्पिस से। और चेचक के टीके की खोज किसने की थी साथियों? एडवर्ड जेनर ने की थी, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करते हैं अतः त्वचा की साफ सफाई और उसकी उचित देखभाल करना चाहिए हमको। अगला जो बाह्य अंग है वो है हमारी आँख। क्या है? आँख। अब देखो हम केवल बाह्य अंगों में इनकी सामान्य जानकारी और इनकी साफ सफाई के बारे में बात कर रहे हैं,
हम ऐसा नहीं है कि हम बायोलॉजी को विस्तार से पढ़ रहे हैं, हमको इतना नहीं पढ़ना। हमको कक्षा 10वीं तक की किताबों के स्टैंडर्ड के अनुसार ही अपने नोट्स बनाने हैं और इनसे ही प्रश्न पूछा जाता है, बाहर कुछ नहीं आता। मैंने आपको बताया कभी रेबीज जो है वो विषाणु से होता है, वायरस से होता है, जनरली ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आँख जो है साथियों, आँखों को जीवन की रोशनी भी कहते हैं। इनसे सौंदर्यात्मकता की अनुभूति और वस्तुओं को देखने के आनंद की प्राप्ति होती है, अतः इनकी साफ सफाई और देखभाल बहुत आवश्यक है। आँख गई संसार गया, सुना होगा आपने। आँख का बाहरी आवरण जो है वो कॉर्निया कहलाता है, जिस पर संयोजी ऊतक आवरण कंजक्टाइवा कहलाता है। इस पर जो एक संयोजी ऊतक होता है जो आवरण का काम करता है वो कंजक्टाइवा कहलाता है। कभी कभी संक्रमण से ये कंजक्टाइवा लाल हो जाता है, जिसे कंजक्टाइविस भी कहते हैं। इसमें लंबे समय तक संक्रमण होने से आँख खराब हो जाती है और जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेकोमा रोग कहते हैं। आँखों में ये बीमारी हो जाती है, इससे आँख लाल होने लगती है और वो रोग क्या है, ट्रेकोमा रोग कहलाता है। कॉर्निया का उपयोग साथियों आँखें प्रत्यारोपण में किया जाता है। कॉर्निया के पीछे एक द्विउत्तल लेंस लगा होता है आँख में, जिसे अपारदर्शी होने पर मोतियाबिंद हो जाता है। ये कॉर्निया में हमारी जो आँख होती है उसमें द्विउत्तल लेंस लगा होता है। अगर ये लेंस अपारदर्शी हो जाता है यानी ख़राब हो जाता है आँख का, तो व्यक्ति की आँख में मोतियाबिंद रोग हो जाता है। और मोतियाबिंद का जो इलाज है साथियों वो किया जाता है ऑपरेशन के द्वारा। कभी कभी मोतियाबिंद रोगी है उसको एक लेंस का उपयोग करना पड़ता है अपने चश्मे में, और उस लेंस का नाम है इंट्राऑक्यूलर लेंस। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोतियाबिंद रोगी को चश्मे में इंट्राऑक्यूलर लेंस का उपयोग करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद इसमें अगला रोग है आँखों में वर्ण अंधता। वर्णांधता जो है ये एक आँखों की बीमारी है जो आनुवांशिक होती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है, जिसमें लाल व हरे रंग में अंतर दिखाई नहीं देता। तो ये बीमारी है आनुवांशिकता की, यानी आपके हो गई तो अपने बच्चों के जरूर आएगी, याद रखना। और आँख में दोष भी होते हैं साथियों, जैसे निकट दृष्टि दोष, यानी कि इसमें जो है वो निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती। और एक होता है दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो ऐसी स्थिति में इन दोषों से निवारण पाने के लिए अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको अवतल लेंस उपयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि रोग हो जाता है तो उसको उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद अगला हमारा बाह्य अंग है कान, यानी ईयर, जिससे हम सुनते हैं। श्रवण इंद्रियों के लिए उपयोगी है। सुनने के लिए कान ही शरीर के लिए आवश्यक अंग है। यदि कान में मैल भर गया हो अथवा सुनने में कोई कठिनाई अनुभव होती हो तो कानों की सफाई के लिए उसमें या तो सरसों का तेल डालना चाहिए, या अरंडी का तेल डालना चाहिए, या प्याज या लहसुन का रस डाल करके रुई की फरेरी से कान को साफ करना चाहिए। समझ में आ गया। बालकों को इस बात को भी समझाना चाहिए कि कानों में वो लकड़ी, पिन या माचिस की तिल्ली नहीं डालें। ठीक है ना, दिया सलाई माचिस को बोलते हैं। तो माचिस की तिल्ली, लकड़ी अथवा कोई पिन अपने कान में नहीं डालें। इस चीज़ का विशेषकर बच्चों के प्रति ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगला बाह्य अंग है हमारा नाखून। क्या है? नाखून। स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नाखूनों का स्वच्छ रहना आवश्यक है। नाखून में बहुत गंदगी रहती है। बहुत सारी लड़कियों को मैं बोलना चाहूँगा, लड़कियां जो नाखून इतनी बड़ा लेती है ना राक्षसों की तरह, तो वो गलत है। ये आपका एक फैशन है ना जो नाखूनों का, ये गलत है आपके स्वास्थ्य के लिए। आप भी जानते हो हमारे शरीर के अंदर नाखून और बाल शरीर के ऐसे दो अवशेषी अंग हैं जो हमारे शरीर की शुद्ध प्रोटीन को ग्रहण करते हैं, और ये हमारे शरीर में शुद्ध प्रोटीन को जब ग्रहण कर लेंगे तो शरीर में कमज़ोरी भी होने लगती है। इसलिए आप लोग अपने बालों को ज़्यादा ना बढ़ाएं और अपने नाखूनों को भी समय समय पर काटते रहें। इस दृष्टि से नाखूनों के बढ़ने पर उन्हें काट देना चाहिए। नाखूनों के नहीं काटने से उनमें गंदगी भर जाती है, और यह गंदगी कीटाणुओं के साथ साथ खाना खाते समय हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाती है, जिससे बीमारी होने की संभावना बहुत बनी रहती है। बालकों के दांतों से नाखून काटने पर टोकना चाहिए। देखो बहुत से लोग तो बालक ही क्या, बड़े बड़े व्यक्ति भी अपने को आदत जब लग जाती है तो मुंह से ही, दांतों से ही नाखूनों को कुतरने लगे रहते हैं। तो ये गलत है तरीका।
ऐसे नहीं काटना चाहिए, किसी ब्लेड वगैरह से अपने नाखूनों को काटते रहना चाहिए। अगला जो बाह्य अंग है वो है हमारा बाल। व्यक्ति को अपने सिर के बालों की नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। इनकी साफ सफाई अगर नहीं की जाए तो आप लोग जानते हो बालों में क्या पड़ जाते हैं, जुएं पड़ जाते हैं। और बालों की साफ सफाई जो है साथियों, वो रीठा या मुल्तानी मिट्टी या साबुन या आंवला या सिकाकाई या बेसन, शैम्पू या फिर दही आदि से की जानी चाहिए। आजकल तो क्या है, बालों की साफ सफाई साथियों, बहुत से लोग तो डव शैम्पू यूज करते हैं, बहुत से बाटी का यूज करते हैं। ये तरह तरह के शैम्पुओं का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो करना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमको हमारे बालों की नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। पुराने जो बुजुर्ग लोग थे, आज से लगभग 40 50 60 साल पहले जब साबुन मार्केट में नहीं था, तो उस समय हमारे बुजुर्ग व्यक्ति थे वो मुल्तानी मिट्टी से ही अपने बालों को धोते थे। बताओ, आज के ज़माने में तो तरह तरह के प्रोडक्ट आ चुके हैं बालों को धोने के लिए। इसलिए आपको अपने बालों की साफ़ सफाई समय समय पर करनी चाहिए, क्योंकि उनमें जुएँ पड़ जाते हैं भाई। ये जुआ एक ऐसा होता है जैसे गेहूं में रोग लग जाता ना, वैसा ही होता है जुआ, ठीक है ना। एक जुआ खेल भी होता है, लेकिन यहाँ खेल की बात नहीं की जा रही है। एक जुआ एक रोग है ये, ठीक है ना, एक जीवाणु है, वो हमारे बालों में पड़ जाता है। और डेंड्राइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, डेंड्राइट्स बालों में पड़ जाते हैं, तो उसकी भी सुरक्षा हो जाती है अगर आप समय समय पर उनको धोते रहेंगे और अच्छे क्वालिटी के अगर आप शैम्पू या साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो ये इतना छोटा सा चैप्टर था आज आपका, यानी कि शरीर के बाह्य अंगों की साफ सफाई कैसे करें। तो साथियों, कैसा लगा ये चैप्टर आज का, छोटा सा था। और अब आपके जो आगे चैप्टर आएंगे वो इतने ही बड़े बड़े आएंगे, लगभग हमारे 3 या 4 टॉपिक हैं हमारे बायोलॉजी के यहाँ पर छोटे छोटे, और उनका हम रिवीजन करेंगे। अगर इन नोट्सों को आप लोग लेना चाहोगे, रीट पात्रता की अगर तैयारी कर रहे हो या रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, मैं दोनों को पढ़ा रहा हूँ लगातार, दोनों पेपरों को। कभी भी एग्ज़ाम होंगी तो आपके लिए ये सभी नोट्स और क्लासें मील का पत्थर साबित होंगी साथियों। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि नोट्सों को तो आप लोग डाउनलोड कर ही लीजिएगा, आपसे कुछ नहीं ले रहा। 50-60 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना साथियों। धन्यवाद।